वो आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई पूरे देश ने। भारत ने अपनी अखंडता को खोया। भारत में भी जो नेता थे, चाहे कांग्रेस के नेता थे या अन्य अन्य दलों के नेता थे, तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि विभाजन हुए बिना रहेगा नहीं। तो सबको पता थी कि विभाजन होगा और उसके आधार पर ही जो है जो दो देश भारत और पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन इसके विषय में नहीं पता था कि मैं जहाँ रह रहा हूँ ये किस देश में आएगा। मतलब लोगों को आइडिया नहीं था विभाजन किस ढंग से होगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 17 अगस्त को बताया गया कि यह क्षेत्र भारत में रहेगा और यह क्षेत्र पाकिस्तान में रहेगा। आज़ादी के बाद 15 अगस्त को देश को आज़ादी दे दी गई और 17 अगस्त को ये बताया गया कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं। विभाजन के बिना भी एकजुट होकर रहा जा सकता था, जितना इतिहासकारों ने बताया है। और एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है जिसका नाम है और देश बट गया, मेरे हाथ में भी है, अभी आप देख सकते हैं। एच.वी. शेषाद्री जी की पुस्तक है ये। इस पुस्तक में पूरा उस समय की घटनाओं के विषय में बताया गया है। जो अंग्रेजों की कूटनीति रही है, जो जिसे कहते हैं ना कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, उसका एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इतना कम समय दिया जिसमें लोगों को समझ में ही ना आए कि क्या हुआ या क्या होगा, और मतलब उसको एक तरीके से एक्सेप्टेंस की स्थिति बनी हुई थी। जो जितना हम इतिहास को पढ़ते, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों और जितने भी उनके उस वक्त के जो नेता थे, गांधी जी को भी आप ले लीजिए, जिन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ और उन्होंने भी उसको अपनी सहमति दे दी। अगर उस समय एक अगर जिद होती कि भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, अगर शीर्ष नेतृत्व की अगर ये जिद होती तो शायद विभाजन नहीं होता। अगर आप देखो तो कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर के 2025 तक एक जैसी चीज ही रही है। मतलब उसमें तुष्टीकरण रहा है, उसमें जल्दबाजी रही है। कम्युनिस्टों ने भी देश के विभाजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, मुस्लिम लीग का साथ दे करके। सबसे ज्यादा झेला किसने? अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देखेंगे ना, बात करेंगे, तो हिंदुओं ने झेला है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब गांधी जी कहाँ थे? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो वो गांधी जी कहाँ पर थे? तो नोआखली के जब इतने ज्यादा राइट्स हो गए, सब कुछ हो गया, जब हिंदुओं ने कमान संभाल ली कि हमें कहीं से सहायता नहीं मिलेगी, तो जब हिंदुओं ने प्रतिकार किया तब गांधी जी पहुंच गए वहां पर। तो सबसे ज्यादा जो आप पूछ रहे थे कि दंश किसने झेला, हिंदुओं ने झेला और आज भी झेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विभाजन हुआ, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात थी। विभाजन की सूचना से लेकर के सत्ता के हस्तांतरण तक केवल 72 दिन की अवधि थी, जिसमें ना तो सीमाओं के विषय में बताया गया था कि कौन किस तरफ आएगा, ना ही सेनाओं का बंटवारा हुआ था कि सेना कौन सी सेना किधर रहेगी, क्या होगा। देखिए, जब किसी को ये पता चल जाए कि आप में बल नहीं है तो आपसे जो मर्जी वो करवा सकता है। भारत में जिसमें बल था उसको तो भारत में रहने नहीं दिया ना, और जिसमें बल दिखाई दे रहा था उसको भी नहीं बनने दिया। जैसे पटेल में बल दिखाई दे रहा था। 1942 के बाद गांधी जी को भी समझ आ गया था कि करो, ये अहिंसा से कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने भी करो या मरो कहना शुरू कर दिया था। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास को भुलाओगे तो इतिहास से तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को भुला दिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का पांचजन्य पर स्वागत है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके बारे में बहुत कुछ तो आपको पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में आज तक लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो मैं कहूँगी हो सकता है आधी अधूरी जानकारी हो। देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश का बंटवारा होने वाला है, पाकिस्तान बनने वाला है। ये कब और कैसे देश वालों को पता चला, कैसे विभाजन की विभीषिका का दंश लोगों ने झेला, कैसी परिस्थिति बनी इस विभाजन की, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं सुरुचि की प्रकाशन के CEO अंकुर पाठक जी, जो कि ऑथर भी हैं, विचारक भी हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है पांचजन्य पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसे कि मैंने शुरुआत की विभाजन की विभीषिका की, 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। सवाल ये है कि इसे मनाने की ज़रूरत क्यों है और आज की पीढ़ी को ये जानना ज़रूरी क्यों होता है कि विभाजन की विभीषिका की स्थिति कैसे पैदा हुई? बहुत ही आपका उचित प्रश्न है कि आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, वो लोग इतिहास से भी भुला दिए जाते हैं। आज़ादी तो हमें मिली 15 अगस्त को, लेकिन वो आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई पूरे देश ने
भारत ने अपनी अखंडता को खोया। भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए गए और उस विभाजन का आधार था संप्रदाय आधारित विभाजन था। वो दो धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दो संप्रदायों के आधार पर उस विभाजन को अंग्रेज़ों ने किया और जिसका दंश झेला उन क्षेत्रों के लोगों ने जिनको बांटकर अलग देश बनाया गया। उसमें पंजाब, बंगाल विशेष रूप से सामने आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो मौत की आंधी या मौत का तूफ़ान या मौत की सुनामी, आप जो भी कहें उसे, उसको या मौत का तांडव, उसका सामना पूरे भारत ने किया। हिंदुओं ने किया, मुसलमानों ने किया, सिखों ने किया, हर जाति हर धर्म के लोगों ने किया। तो इसलिए सबको ये जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई और अब ऐसा दोबारा ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। स्मृति दिवस किसी ने पहले सोचा नहीं था कि विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाए। और सवाल यही है कि देश आज़ाद हो रहा था, लोगों में खुशी का माहौल था कि अब हमको गुलामी से आज़ादी मिलने वाली है, हम स्वतंत्र होने वाले हैं, स्वतंत्र राष्ट्र में सांस लेंगे। लेकिन देश वालों को कब पता चला कि इसके साथ साथ 14 अगस्त को एक बंटवारा होगा और पाकिस्तान बन जाएगा? देखिए, अगर हम राजनेताओं की बात करें तो एक सुगबुगाहट तो थी ही बंटवारे की। उसको हर प्रकार से ऐसा प्रयास किया जा रहा था जो भारत के शीर्ष नेता लोग थे कि उसको टाला जा सके। किंतु अगर मैं कहूँ फॉर्मली 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको ऑफिशियली बता दिया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे। और उसके बाद ये ऑफिशियल हो गया। उससे पहले ये था, मतलब उससे पहले भी मुस्लिम लीग, आपको पता है कितना अधिक वो लोग, उन्होंने पूरा अपना पूरी राजनीति ही विभाजन के ऊपर करी। और भारत में भी जो नेता थे, चाहे कांग्रेस के नेता थे या अन्य दलों के नेता थे, तो उनको इस बात की काफ़ी हद तक उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि विभाजन हुए बिना रहेगा नहीं। अंकुर जी, विभाजन जैसे आपने 4 जून का भी जिक्र किया, 3 जून का जिक्र किया कि माउंटबेटन ने बोल दिया था विभाजन होकर रहेगा। क्या उस वक्त सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं को ये बात पता थी या देश के हर नागरिक तक ये बात पहुंच चुकी थी कि आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी होने जा रहा है? नहीं, ये बात तो सबको पता थी कि विभाजन होगा और उसके आधार पर ही जो है जो 2 देश भारत और पाकिस्तान बनेंगे, इसके विषय में तो पता था। लेकिन इसके विषय में नहीं पता था कि मैं जहाँ रह रहा हूँ ये किस देश में आएगा। मतलब पंजाब भारत में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा, मतलब लोगों को आइडिया नहीं था विभाजन किस ढंग से होगा और बंगाल का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा। भारत में एक तरीके से कितने पाकिस्तान बनेंगे। ये जो इस प्रकार का जो पूरा कह सकते हैं जो कुचक्र था, उसका सामना भारत ने किया। और इसकी ये जो उद्घाटन हुआ इस रहस्य से, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 17 अगस्त को बताया गया कि यह क्षेत्र भारत में रहेगा और यह क्षेत्र पाकिस्तान में रहेगा। आज़ादी के बाद 15 अगस्त को देश को आज़ादी दे दी गई और 17 अगस्त को ये बताया गया कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं। और उसके अलावा भी आपको पता है कि जिस तरीके से जो राज्यों का विलय भारत में हुआ और मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी, जिसको किसी प्रकार से, जिसे हम कहें उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था संभाला। लेकिन फिर भी आप देखें तो विभाजन में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों ने अपनी जानें दी। और
आप सोचिए कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके, संपत्ति सब कुछ छोड़ करके, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे उनको भारत में आना था, और जो भारत में मुसलमान रह रहे थे उनको पाकिस्तान में जाना था, और उसके दौरान रास्ते में लूटपाट, स्त्रियों के साथ बलात्कार जैसी असंख्य घटनाएं हुई। क्या ये सब रोका जा सकता था? क्योंकि इतिहास पढ़ा है, जैसे मैंने शुरुआत भी की, कई चीज़ों की जानकारी है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं दी गई। ये इसको लेकर षड्यंत्र भी बोला जाता है कि इतिहास को कई बार तोड़ा मरोड़ा भी गया है। मेरा सवाल यही है कि क्या ज़रूरत थी? क्या रोका जा सकता था? विभाजन के बिना भी एकजुट होकर रहा जा सकता था? देखिए, उस चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें एक इसका थोड़ा सा पीछे और इतिहास में जाना पड़ेगा कि कितना अनिवार्य था विभाजन आज़ादी के लिए। अगर इस प्रश्न को मैं ऐसे देखूं कि क्या अंग्रेज भारत को आज़ाद नहीं करते बिना विभाजन के, इस बात की कितनी संभावना थी। तो इस पर मैं जितना इतिहासकारों ने बताया है, और एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है जिसका नाम है और देश बट गया, मेरे हाथ में भी है, अभी आप देख सकते हैं, HV शेषाद्री जी की पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में पूरा उस समय की घटनाओं के विषय में बताया गया है कि क्या परिस्थिति थी, कैसे कैसे धीरे 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 पाकिस्तान की नींव डाली गई, और एक तरीके से मुसलमानों के लिए अलग देश बना लिया गया। तो आपने कहा कि विभाजन किए बिना अंग्रेज जाते या नहीं जाते, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो समय सीमा दी गई थी भारत को आज़ाद करने की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आई थी, वो था कि जून 1948 में हम देश को छोड़ेंगे। किंतु माउंटबेटन ने 3 जून को डिक्लेयर करा कि पार्टीशन होगा, और 15 अगस्त को वी विल लीव, वी विल हैंड ओवर द पावर टू द कंसर्न पार्टी और कंसर्न लीडर्स। और तो आप देखिए कि एक तो उन्होंने इतना कम समय दिया, माउंटबेटन ने बहुत ही कम समय दिया, जिसे माउंटबेटन तो एक तरीके से अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे। तो जो अंग्रेजों की कूटनीति रही है, जो जिसे कहते हैं ना कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, उसका एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इतना कम समय दिया जिसमें लोगों को समझ में ही ना आए कि क्या हुआ या क्या होगा, राइट। दूसरी मौका ही मत दो किसी को, मौका मत दो। दूसरी चीज़ है कि ये लगने लगा लोगों को कि अरे अब तो आज़ादी आ रही है, और अगर अभी नहीं आई तो हो सकता है ये लोग हमें आज़ाद ना करें, तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। दोनों स्थिति थी। ये स्थिति, मतलब जो विजनरीज होते हैं उनके सम्मुख तो नहीं, लेकिन कांग्रेस की तो उस समय यही स्थिति थी, ये मैं कह सकता हूँ। और मतलब उसको एक तरीके से एक्सेप्टेंस की स्थिति बनी हुई थी। जो जितना हम इतिहास को पढ़ते हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, और जितने भी उनके उस वक्त के जो नेता थे, गांधी जी को भी आप ले लीजिए, जिन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ और उन्होंने भी उसको अपनी सहमति दे दी। तो अच्छा, अब जो एक महत्वपूर्ण बात आ रही है कि मुस्लिम लीग को मुसलमान उस समय अपना उतना बड़ा वो नहीं मानते थे, उतना समर्थन उनको प्राप्त नहीं था। अगर आप उस समय के चुनावों को भी देखेंगे तो मुस्लिम लीग को मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम बाहुल्य जो प्रदेश थे, जो स्थान थे, वहाँ से उनको बहुमत नहीं मिलता था उतना। उनको जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर कुछ सीट्स मिले हुए थे, वैसे उनको उन क्षेत्रों में उतना समर्थन नहीं था, और जिन्ना को मुसलमान नेता मानते ही नहीं थे उतना अपना। और दूसरी चीज़ है कि मुसलमान के भी कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग या नेताओं को ऐसा लगता था कि अगर विभाजन हुआ तो मुसलमानों को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, और उनकी भी जान माल की हानि हो सकती है, या फिर उनको ऐसे स्थान पर रहना पड़ सकता है जो मतलब अल्पसंख्यक के रूप में उनको रहना पड़ेगा, जो हिंदुओं के अंतर्गत आएगा या मुसलमानों के अंतर्गत आएगा। लोगों के माइंड में थी ये चीज़ें, तो इसलिए वो लोग भी एकदम से विभाजन के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं था उस प्रकार से जितना मुस्लिम लीग का और जिन्ना का जो था। लेकिन
मतलब अगर उस समय एक अगर जिद होती कि भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, अगर शीर्ष नेतृत्व की अगर ये जिद होती तो शायद विभाजन नहीं होता और उस विभाजन के बिना हमें आज़ादी मिल जाती। क्योंकि देखिए, विभाजन के होने या ना होने की कंडीशन पर आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी इस बात पर मिली है कि अंग्रेज़ों को भारत देश में इनसिक्योरिटी हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी और केवल भारत को ही आज़ादी नहीं मिली, बहुत सारे उस समय के जो कॉलोनियल स्टेट थे उन सबको आज़ादी मिली थी। और सब में कारण आपको पता ही है कि वो यहाँ से राज्य संभाल पाने की क्षमता में नहीं थे। दूसरा, क्योंकि विश्व युद्ध में उन्होंने यहाँ के लोगों को फ़ौज में भर्ती किया, उनको हथियार दिए और तो अब उनको हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया और उन लोगों पर आज़ाद हिंद फ़ौज का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ चुका था। तो आप देखोगे उस समय में देश में पुलिस ने, नौसेना ने, इन्होंने भी विद्रोह किए थे। सशस्त्र जब सेना बलों ने जब अपने अपने विद्रोह किए तो उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने फैसला किया, नाउ इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे इन इंडिया। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो अंग्रेज़ों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की हमेशा रही, चाहे बंगाल डिवीज़न की बात करें उस पर भी अभी आएंगे। लेकिन अगर इच्छा शक्ति होती तो इसको रोका जा सकता था। जो विभाजन की विभीषिका जिनके आज भी अगर पढ़ने बैठ जाओ तो सैकड़ों कहानियाँ हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो इतना कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति तो आप शुरू से देखिए ना, तुष्टीकरण की नीति ही रही। इवन उसके लिए भी आप केवल कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस को तो बनाया ही ऐसे गया है, मतलब कांग्रेस का चरित्र ही वैसा रहा है, वैसा ही स्वभाव रहा है। जब 1885 में AO ने कांग्रेस की स्थापना करी तो उन्होंने क्यों की कांग्रेस की स्थापना? एक अंग्रेज ने कांग्रेस क्यों बनाई? तो अंग्रेज ने कांग्रेस अब भारत में आज़ादी की लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, भारत के लोगों के विकास के लिए नहीं की, बल्कि उस समय जो विद्रोह भारतीयों के मन में आ रहा था तो उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया ताकि वो लोग अपनी बात को रख सके और उन बातों को दबाया जा सके। उनको एक तरीके से मतलब जो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ से निकल सकती थी तो उसको एक वेंट दिया उन्होंने और अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये दिया। तो अगर आप देखो तो कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर के 2025 तक एक जैसी चीज़ ही रही है, अभी भी वैसे ही है। मतलब उसमें तुष्टीकरण रहा है, उसमें जल्दबाजी रही है, उसमें सत्ता किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए, चाहे डोमिनियन स्टेट ही क्यों ना हो जाए, स्टेटस ही क्यों ना हो जाए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात जो जैसा कहते हैं कि रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी, तो लेकिन वैसा कुछ उनके मतलब एक होता है ना कि कथनी और करनी में फ़र्क, रिजल्ट में नहीं दिखा उस प्रकार से। तो मैं ये बोलूँगा कि वो चीज़ हमेशा वो एक तरीके से मौका देते गए, जिन्ना को मौका देते गए, मुस्लिम लीग को मौका देते गए, मुस्लिम नेताओं को, हर प्रकार से। अच्छा, यही चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाह रही थी कि हमारे महापुरुषों ने तो एकजुट होके लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ अचानक से बनने लगी? डिवाइड एंड रूल तो हमेशा से ही अंग्रेज़ों का ये रूल रहा है कि डिवाइड करो, रूल करो, ये सब चलता चला है। लेकिन ऐसी क्या अचानक से परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि नौबत पार्टीशन तक आ गई? देखिए, अचानक से परिस्थिति पैदा नहीं हुई। ये जो पार्टीशन है ना, देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि पहले सटल वर्ड में चीज़ें होती हैं, ग्रॉस में वो बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। आप देखोगे अगर 18वीं शताब्दी के आसपास बहुत ज़्यादा बहाविज़म चल रहा था। बहाविज़म अगर आप जानेंगे तो इस्लाम की एक बहुत ही कट्टरपंथी शाखा आप मान सकते हो या विचारधारा है,
जिसमें वो 4 खलीफाओं और शुरुआत के जो उनके पैगंबर और उनके बाद के थे, बस उस समय के जो उनकी भाषा में परिशुद्ध इस्लाम जिसे है, बस उसकी मान्यता है, उसके बाद की चीज़ें नहीं है। तो उससे कट्टरपंथ को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो 18वीं शताब्दी के आसपास तक इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हो रहा था। फिर क्या होता है 1761 में, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, उसके लिए भी यहाँ पर जो बहाविज़म के सपोर्टर्स थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुला लिया युद्ध के लिए अफ़गानिस्तान से। तो वो एक दृष्टि जो है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता जो है, वो दृष्टि क्या रहती है, वो बाहर रहती है दृष्टि। वो दृष्टि ऐसे रहती है कि मतलब इवन आज़ादी के समय तक भी, अगर आज़ादी से पहले तक भी अगर आप देखोगे तो अक्सर मुस्लिम नेता बोला करते थे कि हो जाए चौथा पानीपत। तो एक बार उसमें उदाहरण भी आता है कि मालवीय जी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने बोल भी दिया कि हाँ हो जाए। तो आप सोचिए वो जो मानसिकता है जो ये देखती है कि इस्लाम के मानने वाले केवल भारत एक देश है उसमें सीमित नहीं है, इस्लाम ही अपने आप में एक देश है। इसको आज के समय में भी आप देखिए ना, सीरिया में क्या हो रहा है, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं, पूरे विश्व में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो आज भी वैसी ही चल रही हैं। तो उसमें क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला कि ये दारुल हरब है, भारत में क्या जाए दारुल हरब। तो दारुल हरब और दारुल इस्लाम, ये दो शब्द अगर आपने सुने होंगे तो इनमें दारुल हरब का मतलब होता है युद्ध की स्थिति चल रही है, मतलब युद्ध का क्षेत्र है बेसिकली। तो दारुल हरब से दारुल इस्लाम में जाना है। दारुल इस्लाम क्या है, अभी इस्लामिक क्षेत्र स्थापित हो गया है ना, इस्लामिक क्षेत्र बन गया, ये दारुल हरब युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो जो मानसिकता थी डेवलप होती नहीं होती, वो तो थी ही, उसको बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने। कैसे? अंग्रेजों ने कहा कि ये जो मतलब जो एनर्जी है, 1857 में क्या हुआ, 1857 में जो हिंदू राजा थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को एक तरीके से केंद्र बना दिया, मतलब भारत का सुल्तान, आखिरी सुल्तान नियुक्त कर दिया कि इनके नेतृत्व में हो रहा है, ताकि वो जो मुसलमानों की जो एनर्जी है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लगे। इसलिए तो 1857 की लड़ाई के बाद में अंग्रेजों को ये एहसास हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों से एक साथ लड़ना मुश्किल होगा हमारे लिए, है ना। तो हम क्या करें, और इस्लाम का ये जो रूप है दारुल हरब और दारुल इस्लाम, तो इस्लाम के लिए अंग्रेज भी वही हैं, काफिर, जो हिंदू हैं। तो ये एनर्जी हमारी तरफ से डाइवर्ट अगर हम इधर कर दें, डिवाइड एंड रूल, तो बात बन जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने 1885 में जब कांग्रेस भी बनाई, तब भी उन्होंने मतलब हमेशा उन्होंने सेपरेट प्रतिनिधित्व की बात करी। उन्होंने उनको कुछ बेसिकली इंसेंटिव्स दिए, हमेशा मुसलमानों के कुछ नेताओं को हमेशा से आगे रखा, उनको उस चीज़ के लिए बढ़ावा देते रहे कि देखो तुम लोगों ने तो 500-600 साल शासन किया है भारत पर, तुम इनके अंडर में कैसे रह सकते हो, और अगर हम चले गए तो फिर मतलब तुम्हें इनके अंडर में रहना पड़ेगा, हिंदुओं के अंडर में रहना पड़ेगा। वो उकसाने वाला जो काम चल रहा है। हाँ, तो देखिए उकसा आप उसको सकते हो जो उकसावे में आएगा, जिसके अंदर वो जो भाव है, तो उन्होंने उस भाव को बढ़ाया। इसमें उनको जो सहायता करी तो किन्होंने करी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का अगर आप इतिहास देखो तो वो पूरी तरीके से मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम और अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था उसके बहुत समर्थक थे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मतलब उनका मानना था कि मुसलमान भी पढ़ें और इस तरीके की चीज़ों पर आए, लेकिन इस्लाम के लिए, राइट, मतलब इस्लामिक जो सुप्रीमेसी है वो स्थापित होने के लिए वो चीज़ों को लें। तो अंग्रेज़ों को एक अपने पक्ष का व्यक्ति मिल गया, वो तो इसी की खोज में ही थे। इसी तरीके से तो उन्होंने सर सैयद अहमद खां को बहुत सपोर्ट करा, और फिर आपने देखा अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सारी जो चीज़ें
जो आई, और अलीगढ़ एक बहुत बड़ा केंद्र बना कट्टरपंथी एक्टिविटीज़ का आज़ादी के टाइम से बहुत पहले से ही ये चीज़ है। और फिर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि बंगाल का विभाजन जो हुआ 1905 में, वो इसी कारण से हुआ। उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने भाप लिया था कि अगर हम डिवाइड एंड रूल खेलेंगे तो लंबा यहाँ पे राज कर कूटनीति सकेंगे। तो है ये ना, कूटनीति है उनकी, क्योंकि पर मेरा एक सवाल है, अंग्रेज़ों की तो नीति ही रही है डिवाइड एंड रूल की, लेकिन उस वक्त जब पार्टीशन हुआ उससे पहले जो नेतागण थे जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने कुछ प्रयास क्यों नहीं किया? उनको तो समझ में आ रहा होगा ना कि ऐसा कुछ चल रहा है, उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, नहीं या मैं कोशिश की जो शायद मुझे ना पता हो। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि राइट डायरेक्शन में अगर आप सपोज कोई वॉल है या कोई दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, अब मैंने आपको बोला कि आप इसे खोलो और दरवाज़ा ऐसे खुलेगा, और आप उसे सामने की तरफ अगर खोलते रहोगे तो क्या वो कभी खुलेगा? वो नहीं खुलेगा। तो हमारी कोशिश सामने की तरफ खोलने की लगी रही, हमने ऐसे खोला नहीं दरवाज़ा। इसको मैं थोड़ा सा खुल के बताता हाँ, मैं हूँ भी आपको। चाहूँगी कि वो हाँ। समझे लोग। जी, तो ये देखिए क्या होता है ना कि आप अगर गलत व्यक्ति से गलत एक्सपेक्टेशन रखोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ बात ये नहीं है कि अंग्रेजों की फूट डालो की राजनीति हमें नहीं पता चली, या भारत के जो नेतृत्व था या जो नेतागण थे या जो प्रमुख लोग थे उनको पता नहीं थी, चाहे वो लोकमान्य तिलक हों, लाला लाजपत राय हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि उनको वो जानकारियाँ नहीं है। लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण है ना, ये अंग्रेजों ने करा ताकि एक जो आपस में जो एक जो डिवाइड है उसको वो बढ़ा सके। धर्मांतरण को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। अंग्रेज़ों ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको बहुत बढ़ावा दिया, और जो इस्लाम का धर्मांतरण था वो भी आराम से मतलब होने दिया, उसको भी बढ़ावा दिया। और इन चीज़ों के कारण इन चीज़ों से क्या हुआ है, जो संप्रदाय के आधार पर जो कट्टरपंथी भाव है वो बढ़ा, जिसे हम कट्टरपंथी उन्माद कह सकते हैं, वो बढ़ा, है ना। अब आप देखिए कि आगा खां एक बहुत उस तरह से पॉपुलर नेम के तौर पे नहीं आता है, लेकिन आगा खां जो थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे इस पूरी राजनीति में। तो आगा खां जो थे वो एक शिया इमाम थे और अंग्रेज़ों के कट्टर, जिसे कहते हैं ना, मतलब अंग्रेज बोलेंगे दिन तो दिन, बोलेंगे रात तो रात, उस प्रकार के व्यक्ति थे आगा खां। तो अंग्रेज़ों ने उनको हमेशा ऐसे प्रमुख पदों पर रखा। कोई भी अगर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली बात आ रही है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, तो उन सब में आगा खां को उन्होंने मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया, आगे बढ़ाया। और फिर वहाँ से फिर वो सारी चीज़ें सामने आती रहीं कि भाई मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा, मुसलमानों को मतलब इस तरीके की चीज़ें मिलने लगी। इसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि मिंटो वही हैं जो आपने मिंटो मार्ग सुना है ना दिल्ली में, उनके नाम पर अभी भी है। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं तो मिंटो मार्ग वगैरह को हमें बदल देना चाहिए नाम। तो मतलब ये वो लोग जब नाम बदलने की बात आती है तो हमने देखा भी है किस तरीके से चर्चाएं हो जाती हैं। नहीं, हो जाती है, होनी चाहिए, बिकॉज मिंटो मार्ले रिफॉर्म मैं मानूंगा कि लगभग पहला बीज आज की वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप थोड़ा सा इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये थी कि भाई उन्होंने अलग से मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा, मतलब की नीति बनाई कि ये होना है, राइट। तो अब आप ये सोचिए कि अब इसके जो रिपरकशंस थे वो बहुत दूरगामी रिपरकशंस थे कि पहला, और इसका उस समय के जो प्रबुद्ध मुसलमान थे उन्होंने भी विरोध करा, राइट, उन्होंने भी विरोध करा। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को तो डिवाइड एंड रूल करना था,
और जब हमें कोई इंसेंटिव मिलता है तो हम उसको बहुत लंबे टाइम तक विरोध भी नहीं करते हैं। तो मुसलमानों को ये इंसेंटिव भी मिल रहा था। तो इसमें इसके अनुसार क्या था कि निर्वाचक मंडल में बेसिकली मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो हर जगह हो गया, और अगर कहीं पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसका जो चुनाव है वो मुस्लिम निर्वाचक मंडल ही करेगा, मतलब उसमें वही लोग वोटिंग वगैरह करेंगे, राइट। तो अब जो वोटिंग हो रही है तो वो किस आधार पर होगी, उससे केवल मुसलमानों में जो सांप्रदायिक भाषणों को सुनेंगे, मतलब उनकी पूरी राजनीति केवल संप्रदाय और इस्लाम के चारों तरफ रह जाएगी। उसमें कहीं भी जो मेन मुद्दे हैं जिन्हें आप उनके विकास का मुद्दा कह लीजिए, उनकी शिक्षा का मुद्दा कह लीजिए, वो सारे मुद्दे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सेपरेट मुस्लिम निर्वाचक मंडल बन गया ना, इस कारण से। तो इससे जितना मुसलमानों का एक तरीके से उनकी जितनी हानि हुई, जितना नुकसान हुआ, तो छल उतना मतलब किसी चीज से नहीं हुआ। छल दोनों के साथ किया गया है। छल दोनों के साथ, मतलब आम मुसलमान के साथ मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो कट्टरपंथी है उसके साथ छल नहीं है, क्योंकि वही छल कर रहे हैं ना। आप बात को समझ रहे हो ना। तो वहाँ से ये चीज़ें अब जब आपने 24 घंटे वही धार्मिक या जो सांप्रदायिक जो उन्माद है उसी की बातें सुन रहे हो, आप उन्हीं लोगों को आप फैला रहे हो, राइट। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, राइट। तो वो भी उसी लिए हुई क्योंकि जो एक विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल जो आगा खां के नेतृत्व में इन्होंने अंग्रेजों ने जो बनाया, उनको आगा खां को हिज हाईनेस की उपाधि भी दी गई थी, राइट। तो बेसिकली क्या है कि भाई मुस्लिम लीग ने फिर अपनी पूरी की पूरी राजनीति इसी चीज़ के चारों तरफ करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो मुस्लिम लीग बनी, ये जो अपने बंगाल के जो वो थे, उन्होंने वहाँ पर इसको 1906 में कि अरे हमारा इतना हो रहा है तो हमारी एक जो है एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। और आगे चल करके आप देखिए कि देश के विभाजन में मुस्लिम लीग ने कितना बड़ा रोल प्ले करा। फिर मतलब जो कहते हैं ना सीड जो बो दिया गया था, सीट जो बो दिया, तो अंग्रेज बहुत क्लियर थे। देखिए क्या होता है ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। आज भी वो उतने ही क्लियर है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो, वो आज भी बहुत क्लियर है अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति। अच्छा, कांग्रेस की तो बात हुई, बहुत सारी चीज़ें तो पता भी हैं कि क्या हो रहा था, लेकिन उस वक्त जब ये आज़ादी की माहौल बना हुआ था, पार्टीशन का माहौल बना था, कम्युनिस्ट कहाँ थे? उनका रोल क्या था? नहीं, उनका कम्युनिस्टों का कोई रोल था भी कि नहीं था, ये भी बड़ा सवाल है। रोल था। ये तो तीन लोगों का एकजुट वो था ना, गठबंधन, मुस्लिम लीग का, कम्युनिस्टों का और अंग्रेजों का। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, जब सोवियत रूस ने, शुरुआत में तो कम्युनिस्ट वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ओके भाई इनके ये तो जो पूरा साम्राज्यवादी युद्ध चल रहा है। लेकिन जब सोवियत रूस उनके पक्ष में आ गए अंग्रेजों के द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फिर पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट करा, उन्होंने मतलब बेसिकली उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरीके से सपोर्ट करा। तब वो फिर किसानों को बोलने लगे कि अरे सारी अपना ये दीजिए, ये तो जनयुद्ध चल रहा है, अब ये साम्राज्यवादी युद्ध नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध, अब ये जनवादी युद्ध है। तो उन्होंने पूरा सहयोग करा, उन्होंने प्रबुद्ध मुसलमानों को मुस्लिम लीग में भर्ती कराया ताकि वो अपनी मांगों को और अच्छे से इंटेलेक्चुअल लेवल से जस्टिफाई करके रख सके, अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सके। तो कम्युनिस्टों ने भी देश के विभाजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, मुस्लिम लीग का साथ दे करके। अच्छा, जब भी पार्टीशन की बात होती है ना, तो अभी हमारी और आपकी भी जो चर्चा हो रही है उसमें मुसलमानों का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन कहीं हिंदुओं का जिक्र नहीं हुआ। जब हम पार्टीशन में विभाजन की विभीषिका की बात करें तो हम कई कहानी पढ़ते हैं जो कि पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ कर यहाँ आए, तो आज भी अगर उसको कोई पढ़े तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सबसे ज़्यादा झेला किसने? देखिए, पूरी आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देखेंगे ना, बात करेंगे, तो हिंदुओं ने झेला है। कैसे? और ये बात मैं पूरी तरह अनअपोलोजेटिकली कहना चाहूँगा। इतिहास साक्षी है इस चीज़ का, पूरी तरह साक्षी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में अगर आपको डेटा अगर आप चेक कर सकते तो आप देखिए कि जो क्रांतिकारी रहे, सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी रहे वो कौन थे।
हिंदू थे। हिंदू थे। उस समय अंग्रेजों की पुलिस में सबसे ज़्यादा जो लोग थे, जो उसमें जो ज़्यादा परसेंटेज था वो मुसलमानों का था। मतलब फैक्ट्स हैं ये, आप चेक कर सकते हो। कहीं 70% मुस्लिम पुलिस में थे, कहीं 50% मुसलमान पुलिस में थे। तो जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उनमें आपको समझ में आना चाहिए ना कि जेल कौन रहा है। पहली चीज़ तो जहाँ दंगे हो रहे थे, आप देखिए नोआ खली के जो राइट्स हुए, जो शुरुआत से ही आप देख लीजिए ना कि एक खिलाफत का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि खिलाफत हुआ तो और इधर से नेताओं ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मुसलमानों को साथ रखा जाए। कांग्रेस के नेताओं ने इवन मतलब उस समय में अगर देखा जाए तो जो जो अपने प्रमुख नेता, चाहे वो हिंदुओं के भी प्रमुख नेता हों, लोकमान्य तिलक हों, लाला लाजपत राय हो, ये सब भी समझते थे। मतलब उस समय नीति को मतलब उनका लक्ष्य था कि अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए। तो उन्होंने भी कई बार अनजाने में, जिसे कहते हैं कि तो मुसलमानों के नेतृत्व को उस तरीके से शायद नहीं समझा और उन्होंने भी उनका समर्थन करा। जैसे खिलाफत आंदोलन का सबने समर्थन करा। लखनऊ समझौता एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है जिसको सारे शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में और प्रबल मतलब इवन हिंदू नेताओं ने भी उसका समर्थन करा, खुशी खुशी उसको आगे लेकर के चले। लेकिन उनको बाद में क्या मिला? सिर्फ छल, सिर्फ धोखा। जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने तो कभी भी एक तरीके से जो मुख्य मुद्दा था भारत की आज़ादी, उसको तो प्रमुखता नहीं दी। उन्होंने तो केवल सबसे ज़्यादा महत्व इस चीज़ को दिया कि मुसलमानों को क्या अधिकार मिलने चाहिए। पूरे अगर आप आज़ादी का इतिहास उठा करके देखेंगे तो इस पूरे इतिहास में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है कि जो मुस्लिम नेतृत्व है, जो मुस्लिम नेता हैं, वो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, इनके क्या अधिकार होने चाहिए, इनको क्या मिलना चाहिए। और आप हिंदुओं के नेताओं की अगर बात सुनेंगे या उनके भाषणों को उठा करके देखेंगे तो हमेशा से इस बात की चर्चा हमेशा उन्होंने करी है कि पूरे देश में कैसे हम एकजुट होकर के रह सकते हैं, कैसे भारत को एक रख सकते हैं, कैसे भारत को श्रेष्ठ रख सकते हैं। अंततः तो खिलाफत आंदोलन के बाद क्या हुआ? खिलाफत में पूरे तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। पूरा हिंदुओं को जोड़ा, उसमें पूरे देश को जोड़ा उन्होंने कि मुसलमानों को। खिलाफत आंदोलन था क्या कि तुर्की में जो खलीफा का अंत हो गया है, तुर्की जो ख़त्म हो रहा है, खलीफत जो ख़त्म हो रही है, तो उसके विरोध में था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मतलब अंग्रेजों का विरोध नहीं, खिलाफत मतलब खलीफा को स्थापित करना है, ये खिलाफत का अर्थ है। इसके लिए भारत में आंदोलन हुए, जबकि उस समय तुर्की में कमाल पाशा नाम का एक नया शासक आया, नया नेता आया। उसने खिलाफत को पूरी तरीके से बोल दिया ये तो पुराने ज़माने की चीज़ है, उसको ख़त्म होना चाहिए। भारत से दल गया, अरब में गया और तुर्की में गया कि अरे हम खलीफा को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। सारी चीज़ें तब हो रही थी जब देश आज़ादी की जंग लड़ रहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो भारत से जब ये लोग प्रमुख संगठन, मतलब प्रमुख एक तरह के डेलीगेट्स पूरा मंडल गया, तो उन्होंने डांट करके भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से, हम खलीफा हमें नहीं चाहिए, खलीफा नहीं होना चाहिए। और भारत से खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन किए गए। उसमें असहयोग आंदोलन भी था जिसका मुख्य लक्ष्य था खिलाफत, और उसमें बाकी के जो गौड़ लक्ष्य थे वो था कि भारत की आज़ादी के लिए ये होना चाहिए, कुछ डोमिनियन स्टेटस या कुछ इस तरीके का मिल जाए। पूर्ण स्वराज्य की तो उस समय तक बात होती ही नहीं थी। खिलाफत के बाद में क्या हुआ? खिलाफत के बाद में मोपला हुआ। मोपला के दंगों की आप बात देखिए ना, रातों रात केरल में ये बात घोषणा कर दी गई कि अरे खलीफा का राज्य स्थापित हो गया, अब तो हम जो चाहे कर सकते हैं, अब तो इस्लाम का शासन हो गया। रातों रात हिंदुओं को काट दिया गया। आप मोपला के दंगों की पूरा इतिहास देखिए, सबसे ज़्यादा दंश कौन झेलता है? सारी चीज़ें छिपाई गई। ये जैसे मैं अभी फिर से बोल रही हूँ क्योंकि शुरुआत भी इसी से की कि आधा अधूरा सच बिल्कुल ये चलता चला रहा है, और ये आज भी चलता चला रहा है। यही एक बड़ी रीज़न भी है कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे बैठ के। बिल्कुल। तो आप देखिए ना, फिर उसके बाद जो हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, छोटे छोटे बच्चों तक को काट दिया गया।
स्त्रियों के सामने उनके पतियों को मार दिया गया और छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले गए, बलात्कार किए गए, उनको मार डाला गया, गर्भवती स्त्रियों के गर्भों को काट डाला गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में और इससे कट्टरपंथ का उन्मादी चेहरा भी सामने आया और ज़्यादा तरीके से सामने आया। बंगाल में आप देखिए, बंगाल का जब विभाजन हुआ तब तो हिंदू मुस्लिम एकता की कस्में खाई गई कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेजों के सपोर्ट से और जो इस्लामिक कट्टरपंथ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसी को सपोर्ट करा ना अंग्रेजों ने, चिंगारी लगाने का काम किया। मतलब कहीं पर अगर पेट्रोल है उसी में आप आग लगा करके आग लगा सकते हो, पानी में तो आप आग नहीं लगा सकते ना। अगर अंग्रेज चिंगारी पानी में लगाएंगे तो नहीं आग फैलेगी, पेट्रोल में ही लगा रहे ना, तो पेट्रोल तो था ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस उन्माद को बढ़ावा देते गए और ऐसे बहुत बहुत सारे दंगे होते रहे जिसमें हिंदुओं ने दंश झेला। फिर आप आगे चल कर के बात जब देखेंगे तो 1937 के बाद, बल्कि उससे पहले अगर देखेंगे तो 1932 में ही एक इन्होंने सांप्रदायिक एक और मतलब अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव लेकर के आ गए कि अभी तो जो मुसलमानों को मिल रहा है वो तो है, अल्पसंख्यकों में उन्होंने और ज़्यादा जोड़ दी चीज़ें, सिखों को भी उसमें ऐड करा। फिर उसके बाद में मुसलमान थे ही, फिर जो एक तरीके से एंग्लो इंडियन हो गए उनको ऐड कर लिया, फिर कुछ थोड़े दलितों को ऐड कर लिया। मतलब वो जो डिवाइड रहा ना वो आगे चल के बढ़ाते रहे। और ये पूरी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के अगर आप रोल को देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेज जो बोलते रहे बस उसको मानते रहे वो, कि अंग्रेजों ने बोला हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तुम ऐसा करो, हमारे पास एक कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब एकजुट होकर के आ जाओ जिसको हम पूरा सौंपें, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर, अरे तुम्हारे को तो संविधान बनाना नहीं आता, तुम संविधान बना के लाओ पहले, फिर देखेंगे। अच्छा, अब इसमें तुम उनको कैसे करोगे केटर, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समूह है, उसको तुम कैसे टेक केयर करोगे? उसको तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे? तो उसके लिए अच्छा आपको फिर ये अल्पसंख्यक समुदाय से, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो आप इनको नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो इसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं, इनके लिए ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट। तो अपने ही चुने हुए लोगों को वो अंग्रेज मुसलमानों का नेता बना लेते थे, और जो इधर के कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान भी जिनको कहेंगे वो भी फिर धीरे धीरे करके उसी लाइन पर चलने लग गए। फिर आप देखिए कि मोहम्मद इकबाल जिनको बोलते हैं कि भाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा। फिर बाद में उन्होंने ये भी लिखा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा, राइट। तो वो भी फिर जो है मुस्लिम लीग के नेता बने। तो कहने का मतलब ये कि अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो की जो नीति बनाई, उसमें बेसिकली फूट डालो तो कम था, उसमें मेनली इंसेंटिवाइज करा उन्होंने। अगर मैं मुसलमानों के जो नेता रहे हैं, आज के भी जो नेता हैं, उनसे भी ये बात पूछना चाहूँगा कि भाई अंग्रेज फूट डालो कर रहे थे उस टाइम, आपको इंसेंटिवाइज कर रहे थे, इंसेंटिव दे रहे थे आपके नेताओं को। तो अगर आपके अंदर भाईचारे की भावना थी तो वो चीज़ नहीं करते ना, एक राष्ट्र के तौर पर आपस में मिल करके। हाँ, क्योंकि लड़ाई तो एक चीज़ें स्थापित करी जा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ ना। और लगातार दंगे होते रहे और हिंदू मरते रहे उसमें। और जब हिंदू, आपको एक उदाहरण देते हैं, आपको पता होगा नोआखली के जो दंगे हुए, उससे पहले जो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे का बहुत इम्पोर्टेंस है इतिहास में। तो क्या हुआ उसमें? कलकत्ता में नरसंहार हुआ। जिन्होंने कहा कि हमारे को ऐसा नहीं मिलेगा तो हम जो है
कुछ भी करेंगे हम, मतलब सीधा अब पिस्तौल हमारे हाथ में भी है। अहिंसा चीज़ें हमसे मत पूछो, ये सब जो है गांधी जी काफ़ी हैं इसके लिए, डिस्कस करने के लिए सब चीज़ें। ये जिन्ना के शब्द हैं, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, आप इतिहास में उठा करके पढ़िए। तो उसका खुल करके उन्होंने जो गुंडे थे, इस्लामिक उन्मादी जो थे, कट्टरपंथी, उन्होंने हिंदुओं को 2 दिन तक मारते रहे। हिंदू देखते रहे कि भाई कहीं से कोई हेल्प आएगी, ना कोई सहायता आएगी हमें। ना कोई नेता की तरफ से सहायता आ रही थी, ना अंग्रेज सरकार की तरफ से सहायता आ रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस में कौन थे, 70% मुसलमान थे बंगाल की पुलिस में। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब गांधी जी कहाँ हाँ थे? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो वो गांधी जी कहाँ पर थे? तो नोआखली के जब इतने ज़्यादा राइट्स हो गए, सब कुछ हो गया, जब हिंदुओं ने कमान संभाल ली कि हमें कहीं से सहायता नहीं मिलेगी, तो जब हिंदुओं ने प्रतिकार किया तब गांधी जी पहुंच गए वहां पर प्रतिकार के समय। जब बिहार को बोला जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, उस टाइम पर जैसे को तैसा कर दिया उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को मारा, यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को मारा, तो ऐसा नहीं था। जिन बिहारी श्रमिकों को बंगाल में मारा गया, जिनके परिवारों को उजाड़ा गया, उनका बदला उन्होंने लिया वहाँ पर। तो जब वहाँ पर प्रतिरोध हो रहा था उस समय सभी नेता वहाँ पहुँच गए। आप सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति होगी जब सुचेता कृपलानी, आचार्य कृपलानी के साथ जाती हैं तो पोटेशियम साइनाइड लेकर के जाती हैं अपने साथ रख करके, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर जिहादियों के हाथ लग जाएंगी कुछ भी हो सकता, तो कहीं उनके साथ एक स्त्री होने के नाते क्या हो सकता है। कितनी भयावहता थी उस समय। तो ये तो मैं आज़ादी से पहले की भयावहता आपको बता रहा हूँ कि जिन्ना तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो तो ही वॉज ए पपेट, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और 1937 से पहले, मतलब जिन्ना कभी मुसलमानों के नेता के रूप में जिन्ना को कभी कोई नहीं मानता। और उससे पहले जिन्ना को तो ना इस्लाम की बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी, वो तो कभी इस्लाम के उसमें जाते भी नहीं थे उतना ज़्यादा। लेकिन राजनीति करने के लिए ही वॉज ए शार्प माइंडेड लॉयर। तो उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने तो देखो ऐसे लोगों को ही चुना जो उनके लिए काम कर सकते थे, चाहे वो आगा खां थे, चाहे वो सर सैयद अहमद खां थे, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो जिन्ना ने पूरे तरीके से जिसे कहते हैं कि अपनी हर बात मनवा ली मुस्लिम लीग में, जो वो चाहते थे। हाँ, आप सोचिए कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी जिसका इतना बड़ा इतना विस्तार था, इतना प्रभुत्व था, और मुस्लिम लीग का तो कोई वर्चस्व ही नहीं था। जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए वहाँ पर उस समय में, तो उन सब में मुस्लिम लीग को कोई ज़्यादा सीट्स नहीं आते थे। लेकिन फिर भी जिन्ना की हर बात, हर प्रस्ताव, चाहे वो 4 सूत्रीय सुझाव थे, चाहे वो 14 सूत्रीय, 4 सूत्रीय से 14 सूत्रीय तक के प्रस्ताव, सभी को मान लिया गया। और उससे बहुत ज़्यादा तक, मतलब हमेशा हाँ में हाँ तुष्टीकरण होता रहा, चाहे खुश होकर के, चाहे दुखी होकर के। देश भी बांट दिया, देश भी बांटना पड़ा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी। शुरू में अगर आप 1914-15 के आसपास देखेंगे तो अंग्रेज मुसलमानों को इंसेंटिवाइज कर रहे थे। तो कांग्रेस के मन में ये चल रहा था कि हम कैसे अंग्रेजों की जगह मुसलमानों को अपने साथ लेकर के चलें। मतलब ये तुष्टीकरण शुरू से चलता चला। हाँ, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि शायद अंग्रेजों के विरुद्ध अगर हमें चलना है तो मुसलमानों का साथ अगर हमें मिलेगा तो बात बनेगी। लेकिन अंग्रेज हमेशा एक कदम आगे थे, और शायद अंग्रेजों ने मुसलमानों को कांग्रेस से बेहतर समझ लिया था, इसीलिए वो मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलने में सफल रह पाए ना। आप अगर देखोगे तो अंततः क्या हुआ, देश की समृद्धि में, देश के विकास में, देश की चीज़ों में की तो चर्चा कभी मुस्लिम नेतृत्व ने की नहीं ना। तो सबसे ज़्यादा जो आप पूछ रहे थे कि दंश किसने झेला, हिंदुओं ने झेला, और आज भी झेल रहे हैं। अभी तक तो झेल ही रहे थे, और स्थिति परिस्थिति अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो स्थिति परिस्थिति बहुत अधिक बदली नहीं हुई है। अभी भी देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पे चर्चा बहुत लंबी होती चली जाएगी, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं।
एक ये कि बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हमेशा के लिए एक दुश्मन देश के तौर पर हमारे बगल में खड़ा हो गया। क्या आपकी नज़रों में बंटवारा सही था, पाकिस्तान बनना ठीक था, या रोक देते, अंदर ही जो कुछ चीज़ें थी वो निपटा लेते हैं, आज जो कुछ चीज़ें हम झेल रहे हैं वो सब झेलनी ना पड़ती? देखिए, अखंड भारत तो अखंड भारत ही है कि मतलब ये तो कोई भारतीय नहीं कहेगा कि भारत का विभाजन होना चाहिए था। लेकिन जो इतिहास में हुआ उसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से विभाजन हुआ ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात थी। आप सोचिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपके प्रश्न के उत्तर में बताया कि विभाजन की सूचना से लेकर के सत्ता के हस्तांतरण तक केवल 72 दिन की अवधि थी, जिसमें ना तो सीमाओं के विषय में बताया गया था कि कौन किस तरफ आएगा, ना ही सेनाओं का बंटवारा हुआ था कि सेना कौन सी सेना किधर रहेगी, क्या होगा, ना ही जो है जो इवन जो रेडक्लिफ जो व्यक्ति था अंग्रेज, जिसने पूरी जो सीमा, जैसे रेडक्लिफ लाइन भी आप सुनते हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं से भी कैसी भी लाइन खिंचती चली गई, हमेशा इस पे चर्चा भी होती है। हाँ, तो कहीं से भी कैसी भी लाइन नहीं खिंचती चली गई, वो लाइन जो अंग्रेजों को सूट करती थी वैसे ही खिंची है। मतलब वो प्लान था अंग्रेजों की कि हमको ऐसी ही लाइन खींचनी है। अंग्रेजों का पूरा प्लान ऐसा था कि जिसमें वो चाहते थे कि जो पश्चिमोत्तर भारत है वो उनको एक तरीके से मतलब हमेशा मतलब वहाँ पर उनका एक बेस बना रहे, जो उसे हम पाकिस्तान के तौर पे जानते हैं आज के समय में, क्योंकि वो स्थान महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है उसका। आप देखो रशिया पर अगर उनको कंट्रोल करना है तो उस क्षेत्र को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है उसको एक सेकंड में आपको टोकना चाहूँगी। ये सवाल आम लोगों के लिए है। जब ये लाइन खिंच रही थी, रेडक्लिफ लाइन, उस वक्त की जो पावर थी या क्या नेता थे जिनके हाथ में अब भारत की कमान जाने वाली थी, उनका क्या रोल रहा? उनका कोई सजेशन क्या नहीं माना गया या सिर्फ वो देखते रहे? देखिए, जब किसी को ये पता चल जाए कि आप में बल नहीं है तो आपसे जो मर्जी वो करवा सकता है। भारत में जिसमें बल था उसको तो भारत में रहने नहीं दिया ना नेताजी। तो आप बात समझ ली। और जिसमें बल दिखाई दे रहा था उसको भी नहीं बनने दिया। जैसे पटेल में बल दिखाई दे रहा था तो उस समय आप देखिए ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में जब सबसे ज़्यादा उनको मिल रहा था समर्थन, तो गांधी जी के कहने के अनुसार नेहरू जी को नेता बना दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब शीर्ष नेतृत्व में बल नहीं होता तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, और इसका खामियाजा प्रजा को भुगतना पड़ता है। और भारत की प्रजा ने बहुत बहुत ज़्यादा झेला, क्योंकि जब बंटवारा हो गया उस समय तक भारत के नेता गांधी जी, नेहरू और जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो कह रहे थे, वो पाकिस्तान के हिंदुओं से बोल रहे थे कि आप लोग वहीं रहो। और आज स्थिति देखिए वहाँ, आप लोग वहीं रहिए क्योंकि ये तो थोड़े टाइम की चीज़ है और ऐसा कोई समस्या नहीं होगी। आप देखिए, और जिस अल्पसंख्यक के मुद्दे पर कि अल्पसंख्यकों का क्या होगा, अल्पसंख्यकों का क्या होगा, इस मुद्दे पर इसलिए उनको अलग से देश चाहिए, जो देश पाकिस्तान बन गया, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता रहा उसकी कल्पना किसी ने नहीं की और उस पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो, जो पूर्वी पाकिस्तान था। हिंदुओं का तो जो चाहे वो कन्वर्जन कह लीजिए, चाहे उनका महिलाओं का बलात्कार कह लीजिए, चाहे पूरी पीढ़ियों को विध्वंस कह लीजिए, पूरी पीढ़ियों का विध्वंस कह लीजिए, तो वो ये सभी जो चीज़ें थी इनका ढंग से मुखर होकर के विरोध नहीं किया गया। ये एक बड़ी समस्या थी और इसके लिए मैं मानूंगा कि भाई उस समय में बहुत बड़े नेता थे गांधी जी। तो सवाल यही है, अहिंसावादी थे गांधी जी, बंटवारा हुआ, दंगे हुए। जब विभाजन की विभीषिका की हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें ये भी पता चलता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, चलती ट्रेनों से लाशें आईं पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, जो लोग वहाँ रहना चाहते थे, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि गांधी जी, नेहरू और ये सब बोल रहे थे कि आप वहीं रहिए,
लेकिन आज की स्थिति भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों की है, उन लोगों को भगाया गया, बच्चों को मार दिया गया। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि कई पुरुषों ने अपनी महिलाओं को खुद ही मार दिया कि कहीं वो शिकार न बन जाए एक मुस्लिम भीड़ की। हाँ, तो आप ये देखिए ना कि 1942 के बाद गांधी जी को भी समझ आ गया था कि करो, ये अहिंसा से कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने भी करो या मरो कहना शुरू कर दिया था। और उनके बोल भी फिर अंग्रेज़ों ने भी अच्छी तरीके से आंदोलनों को कुचला। तो जितने भी नेता थे उन्होंने बिल्कुल साइलेंटली यस कहना शुरू कर दिया था। तो जो सबसे बड़ी जो भूल रही, देखिए हमेशा मेरा मानना है कि नेता सशक्त होना चाहिए, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जो अपनी प्रजा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हो। तो अगर ऐसा नेता होगा, ऐसा नेतृत्व होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं था कि भारत में पौरुष की कमी थी, भारत के युवाओं में पौरुष की कमी थी और वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब बात आती है ना कि भाई नेतृत्व कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा, मतलब उसको दबा देने का काम करते हैं, तब बात गड़बड़ा जाती है। गांधी जी ने भी बोला ना, फिर गांधी जी ने हिंदुओं को तो कायर भी बोला नोआखली के बाद में कि भाई ये तो मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती। मतलब अगर आपको ब्लेम करना है, आपने तो हर जगह, चाहे आप मार रहे हो तब भी ब्लेम खाओगे, पिट रहे हो तब भी ब्लेम खाओगे। तो बात वैसी नहीं है ना। हिंदुओं में कहीं भी कोई पौरुष का अभाव नहीं रहा। हिंदुओं में कहीं भी अगर ऐसा होता तो भारत पाकिस्तान से हर युद्ध ना जीतता। अगर ऐसा रहा होता, चाहे वो 1947 हो, चाहे वो 1965 हो, चाहे वो 1971 हो, चाहे वो 1999 हो, और चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, अगर हिंदुओं में पौरुष का अभाव होता तो भारत कभी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता जो हम आज छू रहे हैं विश्व में। हम तो दोबारा से उस स्थान को छू रहे हैं। पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मतलब वो सोच जो कट्टरपंथी जिहाद को, कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथ को जो बढ़ावा देने का काम करती है, वो सोच पाकिस्तान है। और अभी भी देखिए, और भारत के अंदर भी वो जो सोच है, वही सोच पाकिस्तान का समर्थन आज भी करती है। पाकिस्तानियों का समर्थन वही सोच आज भी करती है। उन्हीं को क्रिकेट मैच भी खेलने होते हैं, उन्हीं को शेर व शायरियाँ भी करनी होती है, उनको सब कुछ करना होता है। जो 2 सवाल की बात की थी, उसका आखिरी सवाल आपसे यही है कि विभाजन की विभीषिका, आज की पीढ़ी को ये जानना समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतिहास में बहुत छेड़छाड़ हुई है, ये अब पता भी चल रहा है और लोग उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले भी आपको बोला कि जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास को भुलाओगे तो इतिहास से तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को भुला दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इतिहास से सीखना चाहिए कि हम केवल नतमस्तक होकर के इतने अंधे ना हो जाएं कि हम, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाते हैं। जैसा कि आप इतिहास में देखेंगे तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा इस अल्पसंख्यक वाली बात पर थ्योरेटिकल हो गई। अब आप ये सोचिए कि मुसलमानों ने इतने लंबे समय तक भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शासन करा, तो अल्पसंख्यक तो मुसलमान तब भी थे, तो रह लिए ना आराम से। तो ऐसी कौन सी बात हो गई अंग्रेजों ने ये करा कि हमारे जाने के बाद से हिंदू तो अत्याचार करेंगे और मुसलमानों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मराठों के साम्राज्य में भी ऐसा तो नहीं हुआ। मराठों ने उन आक्रांताओं से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उनके साथ तो किया। लेकिन कभी भी मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी तो नहीं करी। शिवाजी के पूरे इतिहास में ऐसा कहीं नहीं आता। महाराणा प्रताप, मतलब कहीं भी आप देखोगे तो कहीं ऐसा नहीं आता ना इतिहास में, महाराणा प्रताप के इतिहास में। तो अपने ऊपर पहली बात तो ये है कि विश्वास करना सीखना चाहिए कि हम गलत नहीं करते हैं। अगर हम राजा होंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि, सबसे बड़ी बात यही चल रही थी ना कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो होना चाहिए, यही बात चल रही थी ना मेनली। तो विश्वास होना चाहिए ना अपने ऊपर कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं भी होगा तब भी हम न्याय करते हैं, न्याय होता है। उन्होंने तो इतना ज़्यादा उस थ्योरी में उलझ गए कि अल्पसंख्यकों के चक्कर में बहुसंख्यकों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और ये कहीं भी नीतिगत उचित नहीं है जिसमें आप एक बहुसंख्यक आबादी को
अल्पसंख्यकों की दया पर छोड़ दें, जहाँ मनमाने ढंग से उनका शोषण होता रहे, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता रहे, उनकी स्त्रियों की इज्जत लूटी जाती रहे, उनके जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनके जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे उनके जो पवित्र स्थान हैं, गौएँ हैं, उनको मारा काटा जाता रहे, तो ये तो बात उचित नहीं है ना। तो ये हमें सीखना आवश्यक है कि हमारे लिए धर्म क्या है वो हम जानें। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है, उसको हमें जानना चाहिए। अपने परिवार की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने मान की रक्षा, अपने सम्मान की रक्षा, ये हमें जाननी चाहिए। इतिहास से हमें ये सीख लेनी चाहिए, और साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि जो भी तुष्टीकरण के फेर में पड़ी हुई सरकार है, उसके भरोसे हमें कभी नहीं रहना चाहिए, और हर प्रकार से समर्थ होना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा का भोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो उस वीरता को, उस पौरुष को अपने अंदर लगातार जलाते रहना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा रही अंकुर जी आपके साथ। वैसे विषय ऐसा है कि घंटों चर्चा हो सकती, घंटों क्या, मुझे लगता है कि 8-10 दिन निकल जाए। बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं इस पॉडकास्ट में, और विभाजन की विभीषिका का जो स्मृति दिवस है वो क्यों ज़रूरी है आज की पीढ़ी को जानना समझना, ये बात भी निकल कर आई। विभाजन क्यों, कैसी परिस्थिति में हुआ, कैसे कब लोगों को पता चला कि आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी होने वाला है, मतलब तमाम विषयों पर ये चर्चा हुई है। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो दूसरे को साथ भी शेयर करें। बाकी राष्ट्रहित की खबरें आप सभी लोग देखते रहिए 5 जनवरी पर। नमस्कार।